चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो आज है टेस्ट नंबर इसमें 22। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 2025 का टेस्ट ये है जो कि वीएनआईएस का है। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं। आप सभी लोग जाइए, टेस्ट जो भी पिछला है उसको देखते रहिए। और देखिए, जब तक टेस्ट है, क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा ना आने लगे तब तक आप अपने पढ़ाई में सही तरीके से सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यूपीएससी के लेवल का यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि देखेंगे यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। और जब यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके और भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब बहुत एकदम छोटे लगेंगे। तो चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। और देखिए, इसके पहले आप अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर और 2024, इसको लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी नोटिफिकेशन होता है, इसका पीडीएफ होता है, सो वहीं पे मिल जाएगा। इसके पहले जो टेस्ट नंबर 21 कराया गया है, उसका भी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। जाइए फटाक से ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। गंगा, कावेरी, गोदावरी। पूछ रहा है उपर्युक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भारत में का घटता हुआ क्रम कौन सा है, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3 या 3 2 1। तो देखिए, सबसे पहले तो गंगा हो जाएगी, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, गंगा के बाद आपका आ जाएगी गोदावरी, आ जाएगी गोदावरी आ जाएगी। ठीक है, गोदावरी। और उसके बाद कावेरी आएगी। तो वही रिवर का लेंथ देखेंगे तो गंगा का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2525 का, 2525 है। गंगा का हो जाएगा 2525। और गोदावरी कितना होगा, तो गोदावरी का है 1465। और कावेरी का, तो कावेरी हो जाएगा आपका 800 मीटर का है, 800 किलोमीटर का है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले गंगा हो जाएगा, फिर कावेरी हो जाएगा, गोदावरी होगा, फिर कावेरी होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लोकेशन तो आपको सबको पता होगा, गंगा कावेरी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में अधिकांश बड़े पत्तन इसके परिश्रमी पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है, क्योंकि भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट है। कौन सा सही है इसमें से? दोनों कथन सही है। दूसरा पहले की व्याख्या करता है, या तो दूसरा है कि दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। और ऑप्शन डी है कि पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए बताइए मुझे कौन सा होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में अधिकांश बड़े पत्तन जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के नक्शा ऐसे है, तो पश्चिमी तट ये है, तो बिल्कुल सही बात है। और भारत का पश्चिमी तट जलमग्न है, तो ये भी ठीक है, एकदम खड़ा ऐसे है। तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कोकबोरोक पद संबंधित है लक्षद्वीप की निजाति समुदाय से, उत्तर पूर्व की जनजाति भाषा से, अफ्रीका में पाई जाने वाली प्राइमेट प्रजातियों से, या औषधि वृक्ष प्रजातियों से। 3 नंबर। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की जनजाति भाषा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मरुस्थल है और महाद्वीप है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, नामीब मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, और मोजाबे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। कालाहारी मरुस्थल देखिए अफ्रीका। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार का एक बृहद बेसिन जैसा मैदान है, ये ठीक है। देखिए नामीब जो है, ये नामीब, ये मरुस्थल दक्षिण अमेरिका दिया है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये ठंडा तटीय मरुस्थल है, इसका विस्तार अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ 1200 मील तक अंगोला में नामीबे, यानी कि इसका क्या नाम है, पूर्व में था मेका मेडिस नाम था, क्या था, मोका मेडिस नाम था। नामीबिया के दक्षिण पश्चिमी केप प्रांत में ओलम्पिटेंस नदी पर है। कौन से? ओलिफेंट्स नदी पर है। तो ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, बल्कि अफ्रीका में ही है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है? कहता है मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है।
तो क्या ये ठीक है? मोजावे जो है उत्तरी अमेरिका में है। तो बिल्कुल सही सुमेलित है, पहला और तीसरा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, दो कथन सही हैं। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका ठीक है, और ये अफ्रीका ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका की जगह अफ्रीका होगा, इसको हटाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये एक प्रकार के भूकंप है जिनका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर होता है। वही दूसरा है, तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये एक प्रकार के भूकंप जिनका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जो सुनामी अपने आप भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें और भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कहता है कि तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई की व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्पन्नमानुपाती होती है ये। तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है, इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से होता है। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। वही संगमरमर के चट्टानों में एक मनोहर महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसमें से चेनाब, तापी, नर्मदा या महानदी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो चलिए देखेंगे, अमरकंटक की बात कर रहा है, अमरकंटक पठार की बात करता है। ठीक है, तो अमरकंटक तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नीचे, बिहार के नीचे है ना, तो चेनाब तो आएगा नहीं। ठीक है, तापी नदी देखिए वहाँ पर नहीं है। और महानदी हो गया, तो महानदी और नर्मदा के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी की बात कर रहा है। देखिए, तापी बिंद और तापी के बीच प्रभावित नहीं होती है, इसलिए ऐसा आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है इसे। ठीक है, तापी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, नर्मदा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। समाना जलवायु। समाना जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है। और दूसरा कहता है, समाना वन अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। देखिए, पहला कहता है कि समाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई जून के महीने में होता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तापमान जुलाई और अगस्त महीने में होता है। और दूसरा कहता है, समाना वन अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, ये अधिकतर अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भाग, यानी उदाहरण के लिए कूनो को ले सकते हैं, तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी सीमांत, उदाहरण के लिए इसको लानोस और कैंपोस के ले सकते हैं, के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भाग में और तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी सीमांत में। तो दूसरा भी कथन गलत। कुल मिला के इसमें दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, ना ही पहला होगा ना ही दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। स्पर विंग्ड लैपविंग, स्पर विंग्ड लैपविंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले आर्द्र भूमि पर्यावासों में पाया जाने वाला एक पक्षी है। दूसरा है, यह भारत का देशज पक्षी है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए, दूसरा कहता है यह भारत का देशज पक्षी है। देखिए, ऐसा नहीं है। यह इस पर जो लैपिंग है ना, ये उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के देशज पक्षी हैं भारत का। भारत में ये कभी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं देखा गया है। तो पहला कथन गलत, इसमें दूसरा सही, मतलब दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा दीजिए, केवल एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात तापमान व्युत्क्रमण की घटना के निर्माण में मदद करती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन देखेंगे, देखिए दूसरा कथन क्या है। सामान्य मौसमी दशाओं में वायु का तापमान सामान्य तौर पर जो होता है ऊंचाई के साथ घटता रहता है। वही शांत उच्च दाब वाली मौसम दशाओं में ठंडी वायु का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वत घाटियों में स्थिर होना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शीतल अधिक सघन और भारी वायु घाटी में पहुंचकर उस कम सघन और हल्की वायु को ऊपर धकेलती है, जिससे क्या होता है तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ओनली वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी होती है। और दूसरा है देशांतर प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा। कहता है कि अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी है, तो पहला कथन गलत है। देखिए इसमें क्या है, अक्षांश भूपृष्ठ पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी जाती है। पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी जाती है और यह भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा होती है जो ध्रुवों के बीच स्थित होती है, इसलिए ये रेखाएं अक्षांश रेखा के समानांतर होती हैं। पहला कथन गलत। और दूसरा सही है इसमें, देशांतर प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है। दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओनली 2 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में लाल एवं पीली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल और पीली मिट्टी के बारे में है। पहला है इनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और दूसरा है मृदा का जो मिट्टी का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। सही बात है, वहीं पर हुआ है। जो लाल मिट्टी का जो विकास है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां जो रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है कि मिट्टी का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है, तो ये भी सही है। दूसरा भी कथन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलवायु का प्रकार और संदर्भ क्षेत्र है। एएस दिया है भारत का पश्चिमी तट, ई दिया है जम्मू और कश्मीर, एडब्ल्यू दिया है राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग, CWG दिया है गंगा का मैदान। कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। चार ऑप्शन भी इसमें ना, एक दो मतलब केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार। 12 नंबर। चलिए देखिए ई जो है ई जो है ये किसके लिए है? ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश HP से लिखेंगे इसको, और उत्तराखंड के लिए है। ठीक है। और उसके बाद CWG जो है, CWG ये किसके लिए है? ये गंगा का मैदान, गंगा का मैदान है। पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है और उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश इसमें आता है। चलिए एएस जो है, एएस ये भारत का पश्चिमी तट दिया है। देखिए ये तमिलनाडु और कोरोमंडल तट होता है, पश्चिमी तट नहीं बल्कि दक्षिणी तट होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा भी इसमें गलत है। AW जो दिया है ये क्या कहता है? ये कह रहा है राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग है, तो ये CWG का है। तो पश्चिमी ये AW किसका होता है? तो AW होता है कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिणी पठार प्रायद्वीपीय पठार का
अधिकांश भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? AW। तो कुल मिला के इसमें पहला कथन गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है, चौथा सही है। 2 कथन सही हुए, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रायसीना डायलॉग, पहला है, यह भू राजनीति और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है। दूसरा है, इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा की जाती है, नीति आयोग द्वारा की जाती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखिए, यह भू राजनीति और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है, सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए, रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक सम्मेलन है। दूसरा कहता है, इसका जो मेजबानी नीति आयोग करता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यह एक दिल्ली में स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में की जाती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा इसमें, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा को उनकी उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। काली, लाल, जलोढ़ मृदा, पीट मृदा, जलोढ़ काली या जलोढ़ मृदा फिर काली मृदा। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सा है? जलोढ़ वाला है, तो काली हटा दीजिए पहले तो। अब यहाँ पे जलोढ़, काली, लाल, पीट दिया है, या जलोढ़, लाल, काली और पीट, अब कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले जलोढ़ है, फिर लाल मृदा है, फिर काली है, फिर पीट है। ठीक है, देखिए जलोढ़ जो है उत्तरी मैदान में सर्वाधिक विस्तृत भागों में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 40% तक का है। ठीक है, वही लाल का है, तो लाल का है 18.5%, 18.5% है। और काली का कितना है? काली मृदा का तो ये 15% है। और पीट मृदा का, और जो पीट दलदली हिस्से होते हैं, ये कुछ भौगोलिक हिस्से पे 10% पे हैं। तो देख लीजिए, 40%, 18.5%, 15% और 10%, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में बृहत है, और क्योंकि एस तरंगे द्वितीयक तरंगे होती हैं और कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती हैं, उपयुक्त कथनों में से संदर्भ में कितने कौन सा या कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा पहले की व्याख्या करता है। या तो दूसरा ऑप्शन है व्याख्या नहीं करता है, या पहला सही है दूसरा गलत, या पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। बताइए। तो देखेंगे, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में बृहत है, सही है। दूसरा कहता है, एस तरंगे द्वितीय तरंगे होती हैं और कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती है, सही है। लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी हो सकता है? कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन, तीसरा है उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन चयन करिए। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 16। शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए है, तो कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, ठीक है। पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन, ये गलत हो जाएगा। उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था, तो ये ठीक है, उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था, एक और तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या है 17 नंबर? पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है, जहां अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। उपयुक्त द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? प्याला, रेत के टिब्बे और पेडीमेंट, या पदस्थली।
तो देखिए ये बात कर रहा है किसका, ये प्याला की बात करता है। मरुस्थलों में पाई जाने वाली ये प्रमुख स्थलाकृति है प्याला, प्लाया होता है, प्लाया, PLAYAS, प्लेयस, प्लाया उसको बोलते हैं। चलिए 18 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, रेत के टिब्बों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। दूसरा है वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तीसरा है रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा के समकोण में नहीं होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 रेत के टिब्बों के संदर्भ में है। कहता है बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। सही है, पहला कथन गलत है। देखिए बरखान देह अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे होते हैं। इनकी भुजाओं का निर्माण पवनों की बहने की दिशा के विपरीत होता है। यह ऐसे क्षेत्र में निर्मित होता है जहां पवनों की गति और उसकी दिशा स्थिर रहती है, बदलती नहीं रहती है। दूसरा कहता है वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। क्या ऐसा है? दूसरा कथन गलत है। देखिए पौधे अथवा वनस्पति टिब्बों के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये रेत के कणों को अपनी जड़ प्रणालियों के माध्यम से बांधते और स्थिर रखते हैं, अतः ये रेत के अपरदन को भी रोकते हैं और टिब्बों के विकास को बढ़ावा देते हैं, बाधा नहीं डालते हैं। और तीसरा है कि रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा के समकोण में नहीं होता है। अरे ये समकोण में होता है, पवनों की दिशा में समकोण पर होते हैं। तीसरा भी कथन गलत, मतलब कोई कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। काष्ठ भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काष्ठ क्षेत्र में धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम होता है। और दूसरा है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट दोनों काष्ठ स्थलाकृति के निक्षेपणात्मक स्वरूप हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखेंगे, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। ठीक है, इसमें ओनली वन होगा। देखेंगे छत से मिश्रित जल टपकता यह स्टेलेक्टाइट से होते हुए नीचे फर्श पर गिरती है, और जहां कैल्शियम निक्षेपित होकर स्टेलेक्टाइट का निर्माण होता है। दोनों एक ही स्वरूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। उत्तर अमेरिका के ग्रैंड कैनियन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया गया था? मिसिसिपी नदी, मिसौरी, हडसन या कोलोराडो नदी? 20 नंबर। तो चलिए ये हो जाएगा कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलोराडो नदी। अमेरिका के उत्तरी पश्चिम एरिजोना के उच्च पठारी क्षेत्र में ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है। दूसरा है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है। तीसरा है ह्यूमस का संचय अप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की एक विशिष्ट विशेषता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है, ठीक है। दूसरा कहता है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मृदा ठंडे टुंड्रा क्षेत्र की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा एक विशिष्ट विशेषता है, तो तीसरा कथन सही है। मतलब 1 और 3 सही है और 2 कथन गलत है, मतलब किससे कुल मिला के इसमें 2 कथन सही हो पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? बी लगेगा, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। दूसरा है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहा जाता है। और तीसरा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। कितने सही हैं? एक और दो, एक ओनली वन, या तो दो और तीन, या तो ओनली थ्री। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के दक्षिण उत्तर दक्षिण दोनों में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। क्या ऐसा है? देखा होगा आपने कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे स्तर का है और इसकी संस्तर का है। इसकी ऊंचाई जो है सतह से 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर विषुवत वृत्त पर है, यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, 18 किलोमीटर तक की। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। और वही दूसरा देखेंगे, कहता है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा कहते हैं क्या? देखिए क्षोभ मंडल और समताप के अलग करने वाले सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा, ठीक है। दूसरा भी गलत है। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है, तो ये ठीक है। आयन मंडल जो है मध्य सीमा के ऊपर है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ओनली 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। प्रसिद्ध सुबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से गहन रूप से जुड़ी हुई है? मैतेई, मुंडा, कुकी या नागा? सुबिका चित्रकला शैली ये मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है, मैतेई। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मैतेई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। और दूसरा है इस मंदिर को स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित किया गया है, जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। और तीसरा है मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाता है। कितना सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। तो यह अबू धाबी में निर्मित पहला मंदिर है, हिंदू मंदिर, सही है। इस मंदिर को स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित किया गया है, जो हिंदू धर्म की स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है, सही है। तीसरा है मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाता है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर तीनों कथन सही हुए, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। स्थानीय समय एवं मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है। और दूसरा है किसी देश के मानक यमोत्तर पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो देखिए स्थानीय एवं मानक समय में देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है, सही है। दूसरा है किसी देश की मानक यमोत्तर पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और दूसरा है 2022 से भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तीसरा है हाल ही में भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया, पश्चिम बंगाल, सुल्तानगंज बांग्लादेश नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखेंगे भारत यहाँ पे बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, ठीक है। 2022 से भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो देखिए समझौता तो हुआ, लेकिन इसमें मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया, ठीक है। दोनों देशों के बीच अभी तक कोई FTA नहीं हो पाया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि हाल ही में भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया, पश्चिम बंगाल, सुल्तानगंज बांग्लादेश नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया, तो ये ठीक है। मतलब एक और तीन इसमें कथन सही है।
ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अब। बोर्टल स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बोर्टल स्केल किसके लिए है? समुद्र की गहराई, एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश का प्रदूषण का स्तर, समुद्र में तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्र का अनुमान, या तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। चलिए बताइए। बोर्टल स्केल तो ये होता है एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। मांडवी, पंबा, ब्राह्मणी, सुबनसिरी उपयुक्त में से किन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? मांडवी, पंबा, ब्राह्मणी, सुबनसिरी। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में समझते हैं ना, ये वाला चीज पश्चिमी घाट होता है। तो ये मांडवी हो जाएगा, पंबा हो जाएगा, ब्राह्मणी और सुबनगिरी नहीं होगा, सुबनसिरी। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2 होगा, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी से वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? लघु तरंग दैर्घ्य वाला सौर विकिरण, लघु तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण, या प्रकिरणित सौर विकिरण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। शाहपुर कंडी बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कंडी बैराज, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज। शाहपुर कंडी बैराज ये है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रावी नदी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। दूसरा है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का आना। अब पूछ रहा क्या, उपयुक्त कथनों में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क रहने की उचित व्याख्या है तमिलनाडु की? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, या 1, 2, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। तो तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, सही है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी ठीक है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का आना। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए चक्रवाती तूफान जो है, ये चक्रवाती तूफान कभी कभी यत्र यत्र घटित होने वाली वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं। ये तमिलनाडु तट की शुष्कता की इस अस्थायी प्रकृति का कारण नहीं बनता है। तो इसमें 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, 1 और 2 सही हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिए आज के लिए 31 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कराया जाएगा। और आज ये टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर 22 है। इसके पहले जितने भी टेस्ट हैं आप सभी लोग देख लीजिए। टेस्ट का एकदम हैबिचुअल बन जाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें अभी आप मेंस के लिए देखेंगे GS 2 का पेपर पढ़ाया जा रहा है। NCERT जो है इसको लगातार चलाया जा रहा है क्लास 11th की। और करंट अफेयर के लिए मैगजीन चलाया जा रहा है जो विजन IS का है। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ जाइए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखना है, तो ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसी से आपको PDF मिलेगा। और जितने भी मटेरियल सब है सबको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए सभी लोग। और जो भी होगा UPSC PCS RO के लिए आप सभी लोग को जो भी मटेरियल होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी समाधान किया जाएगा, आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का बस है कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, PIQ पढ़िए। हमारे चैनल पे बहुत सारे घटना चक्र कराए गए हैं, तो घटना चक्र भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।